पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत का मान सम्मान दुनिया में सबसे ऊपर रहे। पीएम मोदी ये कोशिश कर रहे हैं कि विकास के पटरी पर देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस के नेता सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वहीं विपक्ष के दो चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी कानूनी मोर्चे पर लगे हुए हैं मोदी सरकार का सामना करने में। लेकिन मोदी सरकार भी एक्शन में है और सिब्बल और सिंह भी कई बार मात खा चुके हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर आई है उसके बाद सिब्बल और सिंह भी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी एक्सपोज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप विभिन्न मौकों पर 13 बार कह चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराया। कांग्रेस ने पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी इन दावों के बारे में कब बोलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 13 बार दावा कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि पीएम मोदी ने सरेंडर नहीं किया है। फिर भी विपक्ष और कांग्रेस के नेता यही आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। वहीं पीएम मोदी ने जो करके दिखा दिया है उसके बारे में कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा। वहीं आप दर्शक अगर ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी के साथ है तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि क्यों सिब्बल और सिंह भी हो गए हैं परेशान। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि किसने दिया है राहुल गांधी को करारा जवाब। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, जिसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्षी खेमे में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी दो ऐसे वकील हैं जो विपक्षी नेताओं को बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सिब्बल और सिंघवी मोदी सरकार के नए वक्फ कानून के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके बाद कार्रवाई को लेकर भनक लगने के बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी चिंतित हैं। वहीं कांग्रेस भी बेचैन है। दर्शकों, शायद कांग्रेस चाहती है कि इस देश में और अर्थव्यवस्था से कभी भ्रष्टाचार खत्म ही ना हो। समझने वाली बात है कि मोदी सरकार और देश की सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए और इस देश से न्यायपालिका की व्यवस्था की जाए, साथ ही वहां पर बैठी दीमक को खत्म किया जाए। लेकिन कांग्रेस शायद ऐसा नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार इस देश में न्यायपालिका पर सभी का भरोसा बनाए रखे, लेकिन कांग्रेस व्यवस्था को पंगु बना देना चाहती है। दर्शकों, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनी जांच समिति की रिपोर्ट को महाभियोग की कार्यवाही का आधार बना सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल के बाद कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने भी इसका विरोध किया है। कांग्रेस नेता ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए जज जांच अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कांग्रेस के कानूनी जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर आगे बढ़ना कानूनी रूप से सही नहीं होगा। कांग्रेस सरकार को भी यही बात बताएगी। वहीं वकील और कांग्रेस सांसद सिंघवी ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट सिर्फ पेशेवर कदाचार के मामलों में संस्थान की एक प्रक्रिया है। ये कानून प्रक्रियाओं का विकल्प नहीं हो सकती। सिंघवी ने कहा कि जज जांच अधिनियम के तहत 3 सदस्यों की एक जांच समिति बनाना जरूरी है। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट का एक सदस्य, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कानून के अनुसार 3 सदस्यों की समिति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कानूनी रूप से जरूरी नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का तरीका है। वहीं तन्खा ने जगदीप धनखड़ को लिखा है कि महाभियोग एक बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें हमें आरोपों को स्पष्ट रूप से बताना होगा। इसीलिए ये टीवी पर होने वाली बहस, सोशल मीडिया पर चल रही बातों या बिना जांचे हुए क्लिपिंग के आधार पर नहीं हो सकती। आप खुद एक जाने माने कानूनी विशेषज्ञ हैं। हमें विश्वास है कि आप संवैधानिक प्रक्रियाओं की पवित्रता को लेकर हमारी चिंता को समझेंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने भी कुछ नियमों का हवाला देकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अभी अभियोग लाने का विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति और उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ पर गंभीर सवाल उठाए। सिब्बल ने सवाल पूछा कि जगदीप धनखड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के नोटिस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जज को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल सांप्रदायिक बयान दिया था। इसके साथ ही सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव का विरोध करने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यसभा सभापति ने शेखर यादव के खिलाफ इन हाउस जांच को सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी लिखकर रुकवा दिया, उस तरह की चिट्ठी यशवंत वर्मा के मामले में क्यों नहीं लिखी गई। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जगदीप धनखड़ ने नाराजगी भी जताई थी। धनखड़ ने कहा था कि जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, अनुच्छेद 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। कांग्रेस के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। पार्टी हर राज्य में आपसी कलह से जूझ रही है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आगे करने की कोशिश तो खूब करते हैं। पार्टी के नेता ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी को लीड कर सकते हैं, वो एक दिन देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे पार्टी बैकफुट पर आ जा रही है। दर्शकों, राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष है, उनसे उम्मीद की जाती है कि उनकी भाषा से परिपक्वता झलकनी चाहिए। जनता उनसे उम्मीद करती है कि वो ऐसी बात करेंगे जिससे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नई दिशा और दशा मिलेगी। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी संविधान की कसम खाते हैं और उसकी दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान की खिल्ली उड़ाने वाले भी वही है। दर्शकों, भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ संविधान के साथ ही लोकतंत्र में लोक व्यवहार भी है। दर्शकों, इसलिए समझने वाली बात तो ये भी है कि राहुल गांधी लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें करारा जवाब मिल गया है। दर्शकों, 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी 3 राज्यों तक ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में हार के बाद पार्टी के नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा था, लेकिन चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने संशोधन प्रक्रिया के दौरान महाराष्ट्र में मतदान सूची में कोई गंभीर चिंता नहीं जताई और चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पार्टी को गड़बड़ी नजर आने लगी। दरअसल राहुल गांधी के हाल ही में मीडिया में प्रकाशित लेख के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने इसी तरह के मुद्दे उठाए थे। तब भी निर्वाचन आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को विस्तृत उत्तर दिया था। उत्तर की एक प्रति आयोग की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। हालांकि आयोग ने उन्हीं सवालों और मुद्दों को एक बार फिर संक्षेप में स्पष्ट करना जरूरी समझा है। लेख में निर्वाचक नावलियों में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने के बारे में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। इस पर आयोग ने फिर स्पष्ट किया है कि भारतीय चुनाव कानून निर्वाचकों के किसी भी केंद्रीकृत रूप से नाम जोड़ने या हटाने का प्रावधान नहीं करते। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के प्रावधानों के अनुसार लगभग 1 लाख बूथ लेवल अधिकारियों की ओर से क्षेत्र सत्यापन और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों के साथ सूचनाओं को सक्रिय रूप से साझा करने के बाद राज्य भर में फैले 288 निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की ओर से मतदान केंद्रवार निर्वाचक नामावलियां तैयार की गई थी, जिसमें आपत्तियां और अपील दर्ज करने के पर्याप्त अवसर थे। निर्वाचक नामावलियों में कोई भी नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन करना पात्र व्यक्तियों की ओर से भरे गए व्यक्तिगत वैधानिक प्रपत्रों के माध्यम से होता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगस्त 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचक नामावलियों का विषय संक्षिप्त पुनरीक्षण किया गया था और लगभग 1 लाख मतदान केंद्रों के लिए मसौदा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में सभी मान्य प्राप्त राजनीतिक दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए सौंप दी गई थी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी शामिल थी। आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र के बारे में लेख में दिए गए आंकड़े भ्रामक हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि विधानसभा चुनाव 2019 से पहले लोकसभा चुनाव 2024 तक 1.39 करोड़ नए निर्वाचकों की वृद्धि और 1.07 करोड़ नए निर्वाचकों के नाम हटाए जाने के कारण निर्वाचकों की संख्या में 32.25 लाख की विशुद्ध वृद्धि हुई। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच कुल 48.82 लाख निर्वाचक जुड़े थे और 8 लाख निर्वाचक हटाए गए थे। इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2024 के बाद निर्वाचकों की विशुद्ध वृद्धि 40.81 लाख थी। जोड़े गए 26 लाख से अधिक मतदाता 18 से 29 वर्ष की आयु के युवा निर्वाचक थे। इस प्रकार विधानसभा चुनाव 2019 से लोकसभा चुनाव 2024 तक निर्वाचकों की कुल जोड़ी संख्या 1.39 करोड़ थी और लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 तक निर्वाचकों की जोड़ी गई कुल संख्या 48.82 लाख थी। वहीं चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में 28,421 बीएलए नियुक्त किए थे।
चुनाव परिणाम घोषित होने तक कांग्रेस के किसी भी बीएलए या कांग्रेस के उम्मीदवारों की ओर से कोई भी गंभीर आपत्ति नहीं उठाई गई थी। वहीं चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका लग रहा है। पार्टी के नेता राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे, जिसके बाद राहुल गांधी के करीबी नेता जबरदस्ती मोदी सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वो फेल होते जाते हैं। पीएम मोदी के आगे कांग्रेस की एक नहीं चलती, जिसके बाद राहुल गांधी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की दाल नहीं गल रही और पार्टी एक्सपोज होती जा रही है। एक बार जो खबर आई है उसके बाद कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है। अब राहुल गांधी और पार्टी के नेताओं के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर रही है कि मोदी सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर फेल हो गई है, लेकिन पीएम मोदी ने एक बात तो साफ कर दी है कि विपक्ष कितना भी हल्ला कर ले, लेकिन वो साइलेंट होकर अपना काम करते रहते हैं, जिसकी बानगी देखने को मिली है। जिस तरह से कनाडा भारत के शर्तों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए तैयार हुआ। अब कांग्रेस को समझ में आ गया होगा कि मोदी जी के लिए राष्ट्रहित हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है। दर्शकों, विदेश नीति को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल हो गई। जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीनेत तक कांग्रेस के तमाम नेता विदेश नीति फेल होने का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दावा किया था कि G7 समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को न्योता नहीं मिला है, लेकिन उनकी बात गलत साबित हुई। रमेश ने आगे कहा था कि कनाडा में होने जा रहे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में इस बार भारतीय प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी एक बड़ा कूटनीतिक झटका है, लेकिन अब पीएम मोदी ने दिखा दिया कि क्यों दुनिया में उनका डंका बजता है। दरअसल भारत और कनाडा के कूटनीतिक संबंधों में एक नया पन्ना जुड़ गया है। दोनों देशों ने सीमा पार अपराधों और आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता किया है। इस बड़े फैसले की जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दी है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, बड़ा अपडेट, भारत और कनाडा ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बड़ी कूटनीतिक जीत। तनाव के बीच भी राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी गई। कांग्रेस के नकारात्मक लोगों ने मजबूत विदेश नीति का मजाक उड़ाया था, आज वही लोग बेनकाब हो गए हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारत और कनाडा की सरकारें अपराध, आतंकवाद और कट्टरपंथ पर जानकारी साझा करने के लिए एक नया ढांचा तैयार कर रही हैं। 2 साल पहले कनाडा ने भारत पर वैंकूवर में एक सिख कार्यकर्ता की हत्या करवाने का आरोप लगवाया था। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब इस नए कदम से दोनों देशों में भरोसा फिर से बहाल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट बताती है कि समझौते की पूरी जानकारी G7 समिट में सार्वजनिक की जा सकती है। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडियाई पीएम मार्क कार्नी की मुलाकात भी प्रस्तावित है। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी लगातार देश हित में काम करते जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ राजनीति करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी पार्टी फेल हो जाती है। कांग्रेस के नेता जो G7 शिखर सम्मेलन में भारत की अनुपस्थिति को लेकर दावा कर रहे हैं कि ये बयान दे रहे थे कि भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक चूक है, वो अब बैकफुट पर आ गए हैं और बीजेपी अब उन पर निशाना साध रही है। कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए कि उनके सामने पीएम मोदी जैसा ताकतवर नेता खड़ा है, जिनके आगे दुनिया के तमाम बड़े नेता नतमस्तक रहते हैं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें